नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। राहुल, विनीत, प्रिंस, मोहित, भव्या, राखी, श्रुति, महेश, प्रदेश, विवेक, गीतम, विजय, रेशमा, सुषमा, मोनिका, स्वाति, ललिता, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ते काल। प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और आपका रिवीजन भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि मैम हमने एसएससी जीडी में नोट्स बना रखे हैं, मैम हमने आरपीएफ में नोट्स बना रखे हैं, तो क्या हमें दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत है? क्या मैम हिस्ट्री में हमें दोबारा से सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे? तो बेटा, अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो अगर आपको मेरे नोट्स में कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट मिलता है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ दिखती है, तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं उन्हीं नोट्स के अंदर। दोबारा आपको पूरा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात बेटा, आपको सबसे ज़्यादा क्लास में एक चीज़ पर फोकस रखना है और वो फोकस है आपका केबल और केबल चीज़ों को समझना, क्योंकि लिखा हुआ कंटेंट आपके पास जाएगा। जो मैं बोर्ड पे लिखवाऊंगी वो पीडीएफ भी आपके पास जाएगी और जो बच्चे आपकी रिटर्न हैंड रिटन पीडीएफ है वो भी आपके पास जाएगी। तो आपको समझने पर ज़्यादा फोकस करना है। अब आ जाते हैं आपकी एक और प्रॉब्लम। एक आपकी प्रॉब्लम है कि भाई नवीन सर को ही हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए। तो बच्चे, नवीन सर से तो आप हिस्ट्री पढ़े हैं, ठीक है। अब नवीन सर के ही निर्देशन के तहत मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, तो एक बार आप मुझसे भी पढ़कर देखिए। पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बेहतरीन कंटेंट दे सकूं, आपको मैं यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा सकूं और वो क्वेश्चन का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों, आपको नवीन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ना मुझे कोई डाउट है ना आपको कोई डाउट है। लेकिन एक बार आप मुझे भी मौका दीजिए। अब जब नवीन सर ने ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो कुछ सोचकर ही दी होगी, तो एक बार आप मुझसे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो है अपने क्वेश्चंस को लगा कर देखिए उस चैप्टर से। और प्यारे बच्चे, आपके क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं ये फिर मुझे बताइए, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगी आज सबसे पहले कि भाई सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का मैं पूरा आपको सिलेबस बताऊंगी कि क्या क्या हम प्राचीन इतिहास के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आपको मैं इतिहास में प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगी, मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगी और आपका आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगी। आप तीनों इतिहास को अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन मैं अभी क्या करूंगी कि जब मैं प्राचीन इतिहास पढ़ा रही हूं तो प्राचीन इतिहास को पढ़ाते समय मैं आपको उसी का सिलेबस बताऊंगी, क्योंकि जब एक साथ सिलेबस बताया जाता है तो बच्चे को घबराहट होने लगती है, अरे बाप रे इतना सारा कैसे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो मुझे आपको घबराहट नहीं करवानी। जब मैं एंशिएंट शुरू कर रही हूँ तो पहले एंशिएंट का डिस्कस कर लेते हैं, फिर मिडाइवल शुरू करूंगी तो मिडाइवल को डिस्कस कर लेंगे, और फिर प्यारे बच्चे जब मैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूंगी तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर लेंगे, तो उसका हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे सुनिए। अब बात आती है आपके कि नोट्स कैसे बनाएं। तो बच्चे, नोट्स आप जो हैं आराम से बाद में भी बना सकते हैं। अगर आपकी कोई लाइन छूट जाती है तो पीडीएफ से देखकर उसको नोट कर लेना, लेकिन पूरा फोकस क्लास में केबल और केबल समझने पर रखना। अगर आप समझने पर फोकस नहीं करेंगे, कमेंट्स पर फोकस करेंगे, अपना पूरा कंसंट्रेशन आप सिर्फ इस पर लगाएंगे कि मैम कब मेरा कमेंट देखेंगी, कब मुझे जवाब देंगी, तो फिर बेटा जी आपके लिए दिक्कत हो सकती है। फिर आते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे की बाइलिंगुअल वर्ड टू वर्ड लिखना मैम, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश में मैं क्या लिखूंगी, केवल टफ वर्ड्स को लिखूंगी। तो मैम हम इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स कैसे बनाएंगे? तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं यहाँ पर एक ये दे सकती हूँ, एक आपके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है कि मैं आपको पीडीएफ जो मैं लिखवा रही हूँ यहाँ पर वो आपको टाइप करा के हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल तरीके से आपको दे दूंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं और आगे अपना सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राचीन इतिहास का सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। प्राचीन इतिहास, जिसको आप बच्चा बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री बेटा आप इसको बोलते हैं। प्राचीन इतिहास ये आपका यहां पर रहेगा।
सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले प्यारे बच्चे हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला हमारा चैप्टर इसमें रहेगा प्रागैतिहासिक काल। ये सिलेबस मैं आपको बाइलिंगुअल आपको दे दूंगी टाइप कराकर, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल जिसे आप कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या कहते हैं आप इसको? प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ये आप इसके अंदर पढ़ेंगे पहला चैप्टर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखते जाएंगे। इसको बोलते हैं, नेक्स्ट आएगा आपका सिंधु सभ्यता, जिसको आप कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट लिखिएगा वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे बच्चे महाजनपद। इंग्लिश में भी आप कहेंगे महाजनपद्स, महाजनपद हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बच्चा जैन धर्म। धर्म मतलब रिलीजन, जैन को क्या कहेंगे? जैन ही कहेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे बौद्ध रिलीजन, यानी बौद्ध धर्म। यहां से प्रीवियस ईयर में आपके क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर खत्म होने पर। बीच बीच में मैं आपको बता देती हूँ, बताती रहूंगी कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है, ये सब। अनमोल बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पॉसिबल नहीं है पूरा कंटेंट। फिर एक ही तरीका है कि मैं आपको जितना पढ़ाऊं सब कुछ पीडीएफ से पढ़ाऊं, क्योंकि ऐसे तो फिर हिस्ट्री 6 महीने में भी बच्चे खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है कि टफ वर्ड मैं इंग्लिश में लिखूंगी और मैं बोलूंगी भी, लेकिन टोटल हिंदी, टोटल इंग्लिश, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश वो मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है बच्चे, ठीक है। एक बार आप पढ़ के देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर बौद्ध धर्म, यानी कि आपका जो बौद्ध रिलीजन है वहां से। फिर बेदा मगध एम्परर या मगध साम्राज्य, मगध एम्परर या फिर आप कहेंगे मगध साम्राज्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। साथ साथ प्यारे बच्चे इसमें सिकंदर के बारे में हम पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य, मौर्याज एम्परर, इसको हम पढ़ेंगे। मौर्याज एम्परर, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। पीडीएफ से पढ़ाओ, पीडीएफ से पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप जिस चीज से कंफर्टेबल हैं, पीडीएफ तो बेटा लेनी ही पड़ेगी हिस्ट्री में, बिना पीडीएफ के काम चलेगा भी नहीं, ठीक है। अब मैं इधर लिखती जाती हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे शक, ठीक है, शक पढ़ेंगे। कुषाण, संगम युग, ठीक है। नेक्स्ट गुप्ताज एम्परर, गुप्ताज एम्परर, गुप्त साम्राज्य, गुप्ताज एम्परर, गुप्त साम्राज्य। वाकाटक राजवंश, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा पुष्यभूति या वर्धन वंश, वंश मतलब डायनेस्टी, पुष्यभूति और वर्धन डायनेस्टी। नेक्स्ट दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, और अगर कुछ बचेगा तो इसी में हम नोट कर लेंगे, ठीक है। मैम इतना सिलेबस कितने सालों में खत्म होगा? ये देखिए, ये वो बच्चे हैं जिन्हें पढ़ना नहीं है, जिन्हें मस्ती करनी है क्लास में, ये कमेंट वही बच्चे करते हैं। चलिए आ जाइए आगे, ये केवल सिलेबस है, ठीक है।
प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपथ्स, जैन रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, मगध एम्परर, सिकंदर, मौर्य एम्परर, शक, कुषाण, संगम युग, गुप्त एम्परर, गुप्ताज एम्परर, वाकाटक डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, और बेटा आपके मेन डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, मेन डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, ये पूरा आपका इंग्लिश में है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आगे बहुत अच्छे से हम बात करेंगे आपके पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इस चैप्टर में हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने से भी पहले इसको लिखना, अभी रुक जाना, लेकिन उससे पहले मुझे बताना इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, किसे कहते हैं बताइएगा। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। ठीक है, साथ साथ जो फादर हैं हिस्ट्री के, वो जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। हेरोडोट्स को किसे कहा जाता है। हेरोडोट्स को कहा जाता है मैम, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने एक बुक भी लिखी है बच्चा, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, और इनका रेजिडेंस कहां का था, निवासी कहां के थे ये, यूनान, यहां के निवासी थे। अब आपका जो इतिहास है, अगर जब हम इसकी बात करते हैं तो प्यारे बच्चे इतिहास का किया जाता है वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। और जो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट लिखिएगा प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड इसको कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये एक ऐसा काल था जिसमें लिखित साक्ष्य यानी रिटन एविडेंस नहीं मिले। यहां पर कोई रिटन एविडेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा काल है जिसमें रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं, तो आप कहोगे कि मैम प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें रिटन एविडेंस के यहां पर कोई भी प्रमाण नहीं मिलते, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। और इस काल में हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल है इसका पाषाण काल, यानी कि ऐसा काल जिसमें स्टोन्स का यूज होता था, इसे स्टोन एज कहते हैं, इसे स्टोन एज कहते हैं प्यारे बच्चे। और आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आप कहते हैं पुरा पाषाण काल, ठीक है। सेकंड आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल।
और एक होगा आपका नवपाषाण काल। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी आपके हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन का पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसे आप कहते हैं कि इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और ये एक ऐसा काल था जिसमें केवल और केवल पत्थरों का प्रयोग मानव करता था। उसके अलावा प्यारे बच्चे उससे कुछ भी यहाँ पर आप कहोगे कि देखने के लिए नहीं मिलता। केवल पत्थरों का काल इसको कहा जाता है, क्योंकि पत्थरों का ही यहाँ पर प्रयोग होता था। पूरा पाषाण काल की इंग्लिश लिखिएगा पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड, न्यू स्टोन एज। ये सारे मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि क्या क्या चीजें होंगी। बेटा पहले पढ़ने पे ध्यान दो, अगर पढ़ने पे ध्यान नहीं दोगे आप तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी और उसमें फिर आप मेरी ही गलती निकालोगे। मैं क्या आपको बता रही हूं और आप कहां पे जा रहे हो। मैं आपसे कह रही हूं कि आप पहले पढ़ लो। आपको पहले ये कि मैम पहले ये बताओ कितने दिन में खत्म होगा। डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर। किसी बैच में बच्चों की स्पीड बहुत अच्छी होती है, किसी में बहुत डल होती है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल किसका वर्गीकरण है? इतिहास का। और प्रागैतिहासिक काल को किस किस काल में बांटा गया है? तो आप कहोगे कि मैम प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में। अच्छा, इसकी इंग्लिश रह गई है मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है, इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चे आगे हम बात करते हैं, तो एक हो गया। दूसरा लिखिएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। 1 मिनट। अब आद्य ऐतिहासिक काल की जब हम बात करते हैं तो इसका वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में आपका क्या क्या आएगा? अगर हम बात करते हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा, जल्दी से बताएंगे कि आद्य ऐतिहासिक युग में आपका क्या क्या आता है। तो आप कहोगे कि मैम जो आद्य ऐतिहासिक युग है, जो हमारा बताइए क्या आएगा, किस किस को पता है? तो मैम इस पीरियड के अंदर हम कहेंगे कि लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंस मिले। ठीक है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, मतलब अनरीडेबल। अनरीडेबल, लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। क्यों नहीं पढ़ा जा सका ये बताइए। कि लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, तो क्यों नहीं पढ़ा जा सका? क्योंकि मैम हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो इनकी भाषा थी, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं पहले आपको बताती हूं। एग्जाम्पल लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसी में आता है बेटा वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन। इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ती हूं, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ती हूं। जल्दी से, जल्दी से।
इसके अंदर आता है। क्यों नहीं पढ़ा जा सका, रीजन बताऊंगी, पहले आप नोट करने फटाफट, और नोट करके मुझे बता दें कि हमने नोट कर लिया है। बताइए जल्दी से। मैम आद्य ऐतिहासिक काल इंग्लिश, सॉरी मैं लिखना भूल गई। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हो गया। आगे देखिए, अब इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लिखेंगे यहां पे, बाद में वेदों को पढ़ा गया, लेकिन बाद में पढ़ा गया। अब जैसे मैं बात करती हूं बेटा सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि देखो जैसे हमें कुछ ऐसा कुछ चीज मिली, कुछ इस तरह की चीज मिली, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज मिली, कुछ ऐसी चीज मिली, तो इन पे ऐसे ऐसे साइन थे। किसी पे इस तरीके का सिंबल था, किसी पे कुछ ऐसा सिंबल था, किसी पे कुछ ऐसा सिंबल था इस तरीके से, किसी पे कुछ ऐसा था। तो क्या आप इस भाषा को पढ़ सकते हो? क्या आप इस भाषा को पढ़ सकते हो बच्चे? क्या आप इस भाषा को पढ़ सकते हो? तो आप कहोगे नहीं पढ़ सकते। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, लिपि क्या होता है मैम? स्क्रिप्ट क्या होता है? तो बेटा लिपि स्क्रिप्ट होता है भाषा को लिखने का तरीका। भाषा मतलब लैंग्वेज, भाषा को लिखने का तरीका, कि आप किस तरीके से लिख रहे हो। तो जो स्क्रिप्ट यहां पर दिखी है, ठीक है, तरीका, तो वो स्क्रिप्ट ऐसी थी कि उसे कोई पढ़ ही नहीं पाया, और जब पढ़ नहीं पाया तो यहां पे पता ही नहीं चला किन पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद प्यारे बच्चे आप क्या पढ़ेंगे? अब दूसरा, आपने दो पढ़ लिए, हमने क्लासिफिकेशन किया, पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा आप क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल। तीसरा आप क्या लिखेंगे बेटा? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी इसमें आप यहां पे पढ़ेंगे हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें आप पढ़ेंगे 712 एडी से। यहां पे हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्या हुआ था इस टाइम? मोहम्मद बिन कासिम, इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। और कहां तक पढ़ेंगे बेटा उसके बाद? 1707 से 1947। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और बेटा जी 1947 में भारत की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से आपकी हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। डेथ ऑफ औरंगजेब, मृत्यु को क्या कहते हैं? डेथ। और स्वतंत्रता को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। तो ये आपके 3 मैंने आपके पार्ट में डिवाइड कर दिया हिस्ट्री को, ठीक है। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि टाइम तो बताओ, पुरा पाषाण काल कब से था, मध्य पाषाण काल कब था, नव पाषाण काल कब था, सब बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे बोलने का मौका दोगे तभी तो बताऊंगी, ठीक है। बेटा क्या बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है? क्या आपको बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है? बताइए जल्दी से। एडी का फुल फॉर्म अभी डिस्कस करूंगी इस चीज को भी, कि एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब आपने पूछ ही लिया है तो आगे मैं तब बताती हूं। पहले एडी, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, ईसा मसीह। ईसा मसीह,
इनके बेटा एक तो थे इनके जन्म से पूर्व की घटनाएं, जन्म से पूर्व, बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, ठीक है, और एक इनके जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। जब आप बात करते हैं बिफोर बर्थ तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि इनके जन्म से पहले जो भी घटनाएं घटी, ठीक है, जो भी घटनाएं घटी इनके जन्म से पहले, वो आपकी किस में लिखी जाती हैं? बीसी में। बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। या आप लिख सकते हैं इसकी जगह BC लिखो या BCE लिखो, इसको बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं, जैसे बेटा अगर मैं आपसे बात करूं कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 BC में और उनकी मृत्यु 483 BC में, तो यहां पे क्या हो रहा है? घट रहा है। जब आपकी संख्या घट जाएगी, जब आपकी संख्या लगातार घटेगी तो उसको क्या बोलेंगे? BC। यानी उन डेट्स की बात करेंगे तो आपके ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। या फिर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं तो आप कहोगे 2500 BC से 1750 BC, यानी जहां पर नंबर घटेंगे, जहां पर आपकी डिजिट्स जो है वो माइनस में जाएंगी। और प्यारे बच्चे एक होता है आपका ईसा मसीह के जन्म के बाद जिसे आप कहते हैं AD, जिसकी फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है, ये होती है। जैसे प्यारे बच्चे मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 AD, जैसे अकबर का शासन 1556 से 1605 AD, ठीक है। क्या लिखेंगे? जैसे मैं आपको बोलूं कि अकबर का शासन कब से कब तक था तो आप कहोगे 1556 से 1605 AD। तो आप देख रहे होगे कि यहां पर डिजिट्स घट रही हैं और यहां पर डिजिट्स बढ़ रही हैं। तो जब आपकी घटनाएं पहले घटी ईसा मसीह के जन्म से पहले तो वो BC, और बाद में जो घटी हैं वो AD। हिंदी में इनको बोलते हैं, BC को हिंदी में बोलते हैं ईशा पूर्व, ईशा पूर्व, ठीक है। और AD को क्या बोलते हैं? ईशवी, ईशवी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि AD क्या होता है, BC क्या होता है, लेकिन अब मुझे आपको क्या बताना है कि इतिहास को तो आपने बांट दिया मैम, लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल को आपने डिवाइड किया था, जिसे आपने स्टोन एज कहा था, आखिर उसमें क्या हुआ है? समझ में आ गई इतनी बार? ठीक है। अब देखना प्यारे बच्चे, अगर मैं आगे बात करती हूं आपसे तो आगे आप क्या लिखोगे? आगे आप फिर से लिखोगे प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। प्रागैतिहासिक काल को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे आप लिखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। और इसको अगर हम बात करते हैं तो आपका प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक था? तो बेटा अज्ञात, मतलब स्टार्टिंग कब हुई नहीं पता, और कब तक रहा? 10,000 BC, 10,000 BC तक रहा आपका पुरापाषाण काल। लिखिएगा यहां पर पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड का समय, पैलियोलिथिक पीरियड।
प्रागैतिहासिक काल में पैलियोलिथिक पीरियड की शुरुआत कब हुई नहीं पता, लेकिन 10,000 बीसी तक ये पैलियोलिथिक पीरियड था, ये बिल्कुल पता है। अब जैसे ध्यान से सुनो, 1 मिनट दीजिएगा बेटा, बस 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट, इस पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा था बोर्ड पे लाइट का, है ना। अब देखो, पैलियोलिथिक पीरियड में जब हम बात करते हैं तो मैं बात कर रही हूं एकदम शुरुआत की। एकदम शुरुआत में मनुष्य कैसा था, थोड़ा सा समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उस टाइम पे मनुष्य ऐसा दिखता था जैसे हम हैं, तो आप कहोगे नहीं मैम, नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य जैसा आज दिखता है वैसा ही दिखता था। क्या वो आज जैसे कपड़े पहनता था? नहीं, वो आज जैसे कपड़े नहीं पहनता था। उसे पता ही नहीं था कि उसे कपड़े भी पहनने हैं। ठीक है, उसे बिल्कुल नहीं पता था। उसके बाद प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर जो मनुष्य है, क्या मनुष्य के अंदर बुद्धि का विकास हो चुका है? तो आप कहोगे नहीं। इस टाइम पर मनुष्य को ना तो ये पता है कि उसे क्या खाना है, ना उसे ये पता है कि उसे किसी घर में रहना है, ना उसे ये पता है कि उसे कपड़े पहनने हैं। मतलब ये वो काल है जहां पर मनुष्य एक जानवर की तरह है। मनुष्य एक, आपने देखा होगा कि चिंपैंजी की तरह दिखता है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे, इसमें जैसे जब मनुष्य को यह नहीं पता कि उसे कहां रहना है, तो उसका जीवन कैसा था? लिखिएगा, जीवन अस्थिर था। जीवन अस्थिर था, मतलब लाइफ वॉज अनस्टेबल। लाइफ वॉज अनस्टेबल, जीवन अस्थिर था। जीवन के बारे में उसे नहीं पता था कि भैया मेरे को घर में रहना है। वो अस्थिर तरीके से रहता था। ठीक है, बताऊंगी खुशबू, सब समझ में आएगा आपको, थोड़ा पेशेंस रखें। उसके बाद में प्यारे बच्चे, क्या वो बर्गर पिज्जा खाता था? क्या वो मटर पनीर खाता था? क्या वो हमारी तरह सब्जियां खाता था? नहीं, उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कभी वो कच्चा मांस खा लेता था, ठीक है, कभी फल फूल तोड़कर खा लेता था। जो जहां उसे दिखता था वो खा लेता था, और भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था। उसे कुछ नहीं पता था। ठीक है, उसे नहीं पता था कि भैया हमें क्या खाना है, कैसे खाना है। मतलब उसका जीवन अस्थिर था। और वो क्या था? आप कहोगे कि मैम वो खाना बदोश थे। खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। जहां पर उन्हें खाने को मिलता था वहीं पर वो चले जाते थे। यानी हम कहेंगे वर नोमैड्स। ये इसका जीवन है। ठीक है, इस युग को क्या कहते हैं? पत्थरों का युग कहते हैं। इसमें मनुष्य पत्थर का प्रयोग करता था। एज ऑफ स्टोन कहते हैं इसको। पत्थर से हथियार बनाता था। क्यों मैम? क्योंकि बेटा जब वो कच्चा मांस खाता था तो मांस मतलब शिकार करने के लिए, मारने के लिए उसे हथियार चाहिए थे। तो पत्थरों से वो नुकीले हथियार बनाता था, इस टाइप के, ऐसे अपने हथियार बनाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मनुष्य का ये जीवन कैसा था? पत्थरों का उपयोग किया था उसने। अब देखिए प्यारे बच्चे,
उसके बाद अगर मैं आपसे बात करती हूं तो इस समय पर वो और क्या करता था? इस समय पर मैम वो कच्चा मांस खाता था, कच्चा मांस खाता था। उसे पता ही नहीं था कि इसको पकाकर खाया जाता है, यानी यूज टू रॉ ईट, यूज टू रॉ ईट, यूज टू ईट रॉ मीट, सॉरी यूज टू ईट ऐसे लिखना, यूज टू ईट रॉ मीट, रॉ मीट, कच्चा मांस खाता था। लेकिन आप कहोगे कि हमने तो ये पढ़ा है कि पुरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। तो हुई थी, लेकिन वो बाद में हुई है भाई। पुरा पाषाण काल कोई छोटा काल तो था नहीं, बहुत बड़ा टाइम पीरियड रहा, तो इसमें धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चे वो कच्चा मांस खाता था, उसे कच्चा मांस खाने की आदत थी। इस समय पर क्या लिखोगे? शिकार का अल्प ज्ञान था, शिकार का अल्प ज्ञान था, यानी लिटिल नॉलेज ऑफ हंटिंग, लिटिल नॉलेज ऑफ हंटिंग, शिकार का अल्प ज्ञान था। उसे प्रॉपर तरीके से शिकार करना नहीं आता था कि किस तरीके से पशुओं को मारना पड़ता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं प्यारे बच्चे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है, हमें लिखना है कि इस समय पर क्या हुई? बाद में आग की खोज हुई, आग की खोज, डिस्कवर ऑफ फायर, डिस्कवर ऑफ फायर। एक दिन मनुष्य जो है वो बैठा होगा, और बैठा होगा तो उसने क्या किया होगा? 2 स्टोन्स लिए होंगे और इन 2 स्टोन्स को आपस में रगड़ा होगा, इस तरीके से। जैसे ये 2 आपके पेन हैं, इनको मैं आपस में रगड़ूं, इस तरीके से जब आप पत्थर को रगड़ोगे तो उससे एक चिंगारी निकलेगी। तो मनुष्य ने देखा रहे ये क्या हो रहा है, तो मनुष्य ने उसे फिर रगड़ा, फिर एक चिंगारी आई, उसने फिर रगड़ा, फिर एक चिंगारी आई। और प्यारे बच्चे, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य अभी तक केवल और केवल क्या खा रहा था? कच्चा मांस, अब उस मनुष्य ने एक नई खोज कर दी इसी काल में, जिसे आप कहते हो आग की खोज। बहुत सारी किताबों में लिखा गया है कि नव पाषाण काल में आग की खोज हुई, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपके पुरा पाषाण काल का काल कैसा था? मनुष्य का जीवन अस्थिर था, मनुष्य खाना बदोश था। ठीक है, और प्यारे बच्चे, उसका पत्थरों का युग यहां पे हुआ। कहा जाता है, इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैम यहां पर पत्थर का उपयोग हुआ था। क्या हुआ था यहां पर? क्योंकि यहां पर पत्थर का उपयोग हुआ था। पत्थर का उपयोग किसके लिए? तो हथियार बनाने के लिए। यूज ऑफ स्टोन यहां पे बड़े लेवल पे किया गया है, यूज ऑफ स्टोन। इस टाइम पे मनुष्य कच्चा मांस खाता था, उसके बाद में शिकार का अल्प ज्ञान था, और आग की खोज इसी काल में हो गई थी। विनय कुमार जी, नव पाषाण काल में नहीं, पुरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। प्लीज आप इसको चेक करें अच्छे से, उसके बाद आप कमेंट करें। ठीक है, ये यहां पर सारी चीजें हो रही हैं। और क्या क्या हुआ होगा इस काल में? इसके बाद प्यारे बच्चे, आपके पुरा पाषाण काल में जिस समय मनुष्य को रहने का ज्ञान नहीं है, कपड़े पहनने की नॉलेज नहीं है, उसको जो है जिंदगी उसकी स्टेबल नहीं है, उस टाइम पे आप यकीन नहीं करेंगे कि चित्रकारी की शुरुआत हो गई थी। तो इसी काल में क्या शुरू हुआ? चित्रकारी, चित्रकारी की शुरुआत, चित्रकारी की शुरुआत हो गई थी, यानी स्टार्टेड पेंटिंग यहां पर हो गई थी। क्या हो गई थी बेटा? स्टार्टेड पेंटिंग, चित्रकारी की शुरुआत हो गई थी। अब चित्रकारी कैसी? क्या मैम किसी पेपर पर बनाते थे,
या फिर किसी कपड़े पर बनाते थे। तो बेटा ये जो चित्रकारी शुरू हुई थी वो आपकी कैसी चित्रकारी थी, कैसी पेंटिंग थी? तो ये बेटा रॉक पेंटिंग थी। रॉक पेंटिंग आप इसको कह सकते हो, मतलब पहाड़ों पर की जाने वाली पेंटिंग रॉक पेंटिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं शैल चित्रकारी। और इसका एग्जाम्पल क्या था इस टाइम पे? इसका एग्जाम्पल है बेटा भीमबेटका केव्स। भीमबेटका गुफाएं जो आपकी बनी हैं, गुफाएं मतलब केव्स, वो आपकी इसी टाइम पर शुरुआत हो गई थी उन पेंटिंग्स की। ठीक है, तो भीमबेटका गुफाएं किस टाइम पर बनाई गई थी? इसी टाइम पर बनाई गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और बेटा ये जो भीमबेटका केव्स हैं, ये कैसे पता चला कि इस तरह की कोई पेंटिंग थी? तो बात आती है कि इनकी खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने किया था इनको? तो बेटा ये डिस्कवर कब हुई थी, पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन किसने किया था? तीसरा क्वेश्चन ये कहां पर है, कहां पर है, किस जगह पर है? और इन्हें यूनेस्को, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? ये 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि भीमबेटका केव्स की जो शुरुआत हुई वो किस काल में हुई। ठीक है, खोज किसने की? तो 1957 से 58 के बीच में वीएस वाकणकर ने, वीएस वाकणकर। ठीक है, कहां पर हैं? तो मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन जिले, जिले को क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये देखने के लिए मिलती हैं। और प्यारे बच्चे, इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो 2003 में शामिल, 2003 में शामिल। यूनेस्को क्या होता है आपने पढ़ा होगा स्टैटिक जीके में। तो आपकी इस टाइम पर पेंटिंग्स की शुरुआत हो गई थी, इसी टाइम पर जिस टाइम पे आप कहते हो कि मैम भीमबेटका केव्स पुरा पाषाण काल में बननी शुरू हुई थी। और ये कब तक बनी? मध्य पाषाण काल तक। और प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करती हूं तो ये जो भीमबेटका केव्स हैं, इन्हें महाभारत कालीन गुफाएं भी कहा जाता है। महाभारत कालीन गुफाएं इन्हें कहा जाता है। इतनी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। अजीत सर कहाँ हैं? अजीत सर की बेटा पॉलिटी खत्म हो चुकी है, तो अजीत सर ने आपको बताया होगा, तभी आज आपकी हिस्ट्री शुरू हुई है। ठीक है, उसके बाद में प्रागैतिहासिक काल में ही आपका कौन सा काल आएगा? जल्दी से मुझे देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आपका कौन सा काल आना चाहिए। मैंने आपको पुरा पाषाण काल बता दिया, तो मुझे ये बताओ जल्दी से कि मध्य पाषाण काल मैं बता चुकी हूं, कौन सा काल होगा अब आपका? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 10,000 BC से ये शुरू होगा, क्योंकि पुरा पाषाण काल यहां खत्म हुआ था। और बेटा ये 4000 BC तक रहेगा। मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं मेसियोलिथिक पीरियड, मेसियोलिथिक पीरियड। और इस टाइम पर क्या क्या हुआ? और प्यारे बच्चे, इसको और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं लघु पाषाण काल, लघु पाषाण काल। ये दोनों एक ही बात है, चाहे आप इसे मध्य पाषाण काल कहो,
चाहे आप इसे प्यारे बच्चे लघु पाषाण काल कहो, एक ही बात है। यहां पर क्या हुआ, सबसे पहला काम हुआ, शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया। शिकार का पूर्ण ज्ञान यानी फुल नॉलेज ऑफ हंटिंग। शिकार कैसे किया जाता है ये मनुष्य को बहुत अच्छे से आ गया था, और जब उसे अच्छे से आ गया तो उसने शिकार करने के लिए क्या यूज हुआ, तीर कमान का प्रयोग। तीर कमान का प्रयोग, यूज ऑफ बो, एक मिनट, तीर कमान का प्रयोग, यूज ऑफ बो एंड एरो। बो एंड एरो, बो एंड एरो। तीर कमान समझते हो, आपने देखा होगा कि एक थे आपके राम भगवान, ठीक है, और आपने उनके हाथ में हमेशा देखा होगा कि एक ऐसे तीर होता है, ठीक है, इस तरीके का एक तीर होता है ये, और इस तरीके की एक कमान होती है, और इस तीर को इस कमान के अंदर रख के ऐसे छोड़ा जाता है। और ये कैसे यूज हुआ, सबसे पहले तो आपका शिकार करने के लिए, मतलब दूर से ही पशु को मारने के लिए। तो यहां पे फुल नॉलेज हो गई उसको हंटिंग की कि शिकार कैसे करना है। तीर कमान का प्रयोग करने लगा वो, यूज ऑफ बो एंड एरो यहां पे होने लगा। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इसी समय पर क्या हुआ, इसी समय पर पशुपालन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसी टाइम पर क्या हुआ प्यारे बच्चे, आप कहोगे मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत हुई, यानी एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन की शुरुआत। आप मुझे बताएंगे फर्स्ट पेट एनिमल, प्रथम पालतू पशु, फर्स्ट पेट एनिमल कौन सा था? जिसे मनुष्य ने पालना शुरू किया था। तो एविडेंस ऑफ आपका यहां पे क्या मिलता है, एनिमल हस्बेंड्री। यहां पे पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट आपका बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मैम डॉग था। डॉग को मनुष्य ने यहां पर पालना शुरू किया। क्या इस बात का कोई एविडेंस मिलता है? क्या पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं? जी हां बेटा, इसके एविडेंस मिलते हैं, इसके साक्ष्य मिलते हैं। एविडेंस कहां कहां से मिलते हैं? तो एक तो आपका मिला था आदमगढ़ से, और एक मिला था बच्चे बागौर से। बागौर कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। और आदमगढ़ कहां पर पड़ता है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये आप कहोगे, यहां से होता है। तो आपने यहां पर इतनी बात देखी। आगे प्यारे बच्चे, इसी काल में क्या हुआ था? इस काल में छोटे पत्थरों का प्रयोग बड़ी मात्रा में हुआ था। क्या लिखेंगे? इस काल में छोटे छोटे पत्थरों, ब्रैकेट में लिखना, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, का प्रयोग बड़ी मात्रा में हुआ, बड़ी मात्रा में हुआ, ठीक है। लार्ज स्केल पर माइक्रोलिथ स्टोन्स का यूज किया गया। तो यूज ऑफ माइक्रोलिथ स्टोन किस काल में हुआ? तो मैं मध्य पाषाण काल में। और प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो यहीं पर क्या हुआ मैम, हम कह सकते हैं कि इसी टाइम पर शव दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई। अच्छा, टाइम हो गया,
चलिए, मध्य पाषाण काल से मैं कल कंटिन्यू करूंगी बेटा। पीडीएफ जहां मुझे लेनी होगी वहां मैं अपने आप पीडीएफ ले लूंगी, आप केवल समझने से मतलब रखिए, ठीक है। अभी मैंने आज आपको क्या पढ़ाया वो मैं आपको एक शॉर्ट में एक यहां पर डायग्राम बताकर बता देती हूं कि आज मैंने आपको क्या पढ़ाया। पहले मैंने आपको पढ़ाया इतिहास का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया इतिहास का वर्गीकरण। जो आपको कंफ्यूजन होती है ऐसे डायग्राम बना लिया करो, ठीक है। इसमें मैंने आपको पढ़ाया 3 पार्ट्स, जिसमें मैंने बताया कि पहला था प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, वो जोड़ लेना। दूसरा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा मैंने बताया आपको ऐतिहासिक। फिर प्यारे बच्चे मैंने आपको ये बताया कि इस प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पुरापाषाण काल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत अज्ञात समय से और 10,000 बीसी तक रहती है। फिर मैं आपको पढ़ा रही थी मध्य पाषाण काल, जो अभी अधूरा है, जिसे हम कल पूरा करेंगे, और इसकी शुरुआत 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक रहेगी। और फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया नवपाषाण काल, ये अभी पढ़ाना बाकी है। तो ये आपको मैंने पढ़ाया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। और अगर आप केवल कमेंट पे फोकस रखेंगे तो मैं क्या, कोई आपको नहीं समझा पाएगा। कुछ कमी बेटा अपनी भी देखा करो, आपको किस काल में क्या चीजें हुई। भाई आप आज के टाइम पे रह रहे हो, कल आपके बच्चे पैदा होंगे, वो आपसे पूछेंगे आपके टाइम पे कैसा होता था। क्या जो टाइम तुम्हारे पेरेंट्स का था वो आज तुम्हारा टाइम है? नहीं है। तो पहले का तुम्हें कैसे पता चलता है? मैम वो लोग जब हमें बताते हैं, तो ये तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि पूरा पाषाण क्या था, मध्य पाषाण काल में क्या था? जब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, और जहां पीडीएफ की जरूरत होगी मैं खुद पढ़ा दूंगी। तो आप इस चीज की टेंशन मत लो कि मुझे कहां पीडीएफ लेनी है, कहां हाथ से लिखवाना है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास को यही विराम देते हैं। कल मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊंगी, मध्य पाषाण काल में ही मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आपका जो है आगे इसमें क्या क्या हुआ। तो शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई, शव कहाँ कहाँ से मिले हैं, मध्य पाषाण काल साइट्स कौन सी हैं, नव पाषाण काल में क्या क्या चीजें हुई, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।